हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि एनसीईआरटी पढ़ें कैसे और जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब मैंने आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताई थी कि एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 100% क्वेश्चन जो हैं वो इसी एनसीईआरटी से आने हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर में हम लोग क्या ऐसा करें, हम लोग कैसे इस एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लोग एनसीईआरटी के पढ़ने की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली चीज़ ये आती है कि सर आखिर जब सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आने हैं, जब 100% क्वेश्चन जब इसी से आने हैं, अगर हम इस बुक को पढ़ के अगर 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं तो हम क्यों ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प करने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि आखिर एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। ये बात आप ये याद रखेंगे कि ये जो बुक है, इस बुक से आपको बिल्कुल कवर टू कवर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि ये जो बुक के अंदर में आपके यहाँ बिल्कुल फर्स्ट पेज से आपकी जो स्टार्ट होती है, यहाँ से यूनिट 6 जहाँ से रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से आपके स्टार्ट करते हुए और बिल्कुल लास्ट पेज तक यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस पोर्शन को पढ़ना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये एक साइंटिस्ट के बारे में ओवरव्यू यहाँ दिया हुआ होता है, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो हमें करना ये है, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि इन पोर्शन से कभी क्वेश्चन आए हों, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन सभी पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कभी ना कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर का है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। तो उसके पहले जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम एनसीईआरटी जैसे पढ़ने की बात जब कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें क्या करना है कि उसमें से चीज़ों को निकालना है, एक एक चीज़ों को ढूंढ के निकालना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालना है, उसमें से छोटी बातों को वहाँ पे हमें उसको निकालना है। इसी तरीके से जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको स्टडी को, या आप जो स्टडी का आपका मेन सोर्स है, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज बनाना होता है। सबसे पहले उस चीज़ों को पर्सनलाइज करना होता है, और पर्सनलाइज करने का मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर सोर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर में ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप क्या करें कि आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता हो, आप अपनी बुक को बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर में उसी तरीके से मॉडिफिकेशन करें। बात ये आती है कि अब आप नोट्स तो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लैंक होता है, तो उसके अंदर में हम जब चाहें, जैसे चाहें, वह उस तरीके का कस्टमाइजेशन हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी को हमें इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकें। और इसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि टू बी वेरी फेयर, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का कहने का मतलब ये कि आप इस एनसीईआरटी के बुक को अलग कर लेंगे, हर एक यूनिट को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। याद रखिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बुक को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एस्थेटिकली ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये बुक है तो हमें इसमें कुछ भी पेन से नहीं लिखना चाहिए, या पेंसिल का यूज़ नहीं करना चाहिए, या बुक को फाड़ना नहीं चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बुक जो है वो एक सोर्स है एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि आप बुक को नहीं फाड़ेंगे, नहीं करेंगे तो उससे आपका कुछ नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा या ऐसा कुछ है। आप बुक को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। बुक को रेस्पेक्ट देने का मतलब आप बुक को रेस्पेक्ट देने की बजाय अपने नॉलेज को रेस्पेक्ट दें, तो आप ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, उसी चीज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं कि बुक को आपको क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है खुद के अकॉर्डिंग। और कस्टमाइजेशन का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे अलग कर लेंगे, हर एक यूनिट को, हर एक पार्ट को यहाँ पर आप अलग अलग कर लेंगे, आपके जैसे भी पॉसिबल हो। अभी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके यहाँ पर आपके ये स्टेपल लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी ये स्टेपल लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टेपल को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आप कोशिश ये करें कि आप मार्केट में किसी दुकान पे जाकर ये काम करा लें, या फिर अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर में देखें, अगर वो वहाँ पर स्टेपल नहीं किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई सा भी पेपर कटर वगैरह लेके यहाँ से इस बुक को अलग कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि एनसीईआरटी के 5 यूनिट को अलग अलग कर लेना है, फर्स्ट यूनिट,
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है एनसीईआरटी में ये करना आसानी इस वजह से है क्योंकि जितना भी यूनिट है वो इस पेज से, ऑड नंबर ऑफ पेज से स्टार्ट होता है, इवन पेज से स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप यहाँ से अलग करेंगे तो आपको इस यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट क्लास तक मिल जाएंगे। सेम अगर यूनिट 7 के अंदर में भी देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है और बिल्कुल यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से फिर से एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन आप हर एक यूनिट के अंदर में देखें कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इसको खुद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस यूनिट को आप फाड़ के यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 के अंदर में सेम चीज़ आती है कि यूनिट 9 में आप यहाँ से बिल्कुल, ये काफ़ी पतली सी यूनिट है, काफ़ी छोटी यूनिट है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया भी था कि ये यूनिट जो है वो काफ़ी आसान यूनिट है, काफ़ी छोटी यूनिट है, नई यूनिट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 9। तो इसको आप अलग कर देंगे और फिर आ जाता है यूनिट 10, जो कि आप आसानी से 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात कि आप जब भी हर एक पार्ट को जब अलग कर चुके होंगे यहाँ से, तो आपको एक पहली बात कि कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि आपको जो बुक होगा, आप इसको भी अगर आप हटा दें, अगर आप रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं, कंटेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जब एक बार में जब ये बुक को आप कैरी करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप जब भी बुक पढ़ाई करते हैं तो ये पूरी की पूरी बुक आप एक साथ पढ़ रहे होते हैं, या किसी एक बुक, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहली बात कि फ़ायदा ये हो जाता है आपको कि सिर्फ इतना ही आपको एक साथ एक बार में कैरी करना होता है, और जिसकी वजह से हमारे मेंटल प्रेशर भी नहीं रहता। हमें लगता है जब हम बुक को उठाते हैं और जब बुक को देखते हैं तो जब हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ चुके होते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह यार, बस यहाँ तक की तो पढ़ाई हो ही गई है, अब तो इतना सा ही बस बचा है और यूनिट फर्स्ट खत्म। तो अपने माइंड में भी एक तरीके से वो हमारा मैप बना हुआ होता है कि हाँ अब इतनी बुक की हमने पढ़ाई कर ली है, अब थोड़ा सा बुक और बचा हुआ है पढ़ने को। तो हमें लगता है कि बस इतनी सी ही बुक है और इतनी सी ही पढ़ाई करनी है। तो हमारे माइंड के ऊपर में प्रेशर थोड़ा कम होता है और हमें लगता है कि सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। तो ये कंफर्ट लगने के लिए पहली बात। दूसरी चीज़ ये, दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आप फील करेंगे। फिजिकल कंफर्ट कैसे फील करेंगे कि यहाँ होता ये है कि जैसे कई बार स्कूल्स में, अगर आपके स्कूल में, ये एक और बात है कि अगर आपके स्कूल में ऐसा करने को अगर अलाउ करेंगे तो ही आप करें, वरना काफ़ी स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बुक के साथ मॉडिफिकेशन करना उन्हें पसंद नहीं होता। तो आप एक बार श्योर ज़रूर कर लें, श्योर हो लें कि आपके स्कूल्स में ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि सिर्फ इतनी ही बुक आपको लेकर कैरी करनी होती है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके बैग्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है, आपको ट्यूशन जाना होता है, आपको सेम बुक को लेकर स्कूल, कोचिंग, हर जगह पे जाना होता है, तो आपको कम यहाँ पर बुक जो है वो कैरी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है। और तीसरी बात कि जब भी आपको जब भी पढ़ाई करने का होता है तो आप एक यूनिट उठाए और लेकर चले गए और आपको उस यूनिट के सारे क्वेश्चन जो हैं और एक यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट होता चलता है। तो इस तरीके से ये फ़ायदा हो जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल भी ज़रा भी हिचकिचाएं नहीं कि हाँ ये बुक फाड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मतलब ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो काफ़ी कम है और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। नुकसान तो खैर जो भी है, नुकसान तो एक ही है कि अगर आप 5 यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं तो अगर कुछ बच्चे होते हैं जो लापरवाह होते हैं और पता चलता है कुछ महीनों के बाद कि एक यूनिट जो है वो बेडरूम में पड़ा हुआ है, एक स्टडी टेबल के पास पड़ा हुआ है, तीसरा यूनिट कहीं किचन में पड़ा हुआ है, चौथा बाथरूम में पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों के साथ। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए कि हम ये सारे तरीके इस वजह से फॉलो कर रहे हैं ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पर्सनलाइज़ कर सकें, और मेन मोटिव जो है वो ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकें इस एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं है कि आपको बुक को फिर अगर आप सेकंड हैंड किसी को बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में बाद में सोचें। आपको एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा इससे सारी की सारी नॉलेज और सारी की सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, इस बात पे आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आपको पढ़ना एक ही बार है तो एक बार में आप एक बार इसको फाड़ें, इसको यूज़ करें, और जिस भी तरीके से आप यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल बेधड़क बेझिझक आप इसको यूज़ करें। आपको क्योंकि पास एक बार में ही होना है, मार्क्स एक बार में ही अच्छे लाने हैं, ठीक है। तो उस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है कि रीड फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, और इस चीज़ के लिए आप अपने साथ अलग अलग कलर्स के पेन रखें साथ में। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको करना ये होता है कि बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर पेन की जगह पे पेंसिल का यूज़ करते हैं, जो कि मेरी नज़र में ये फेयर नहीं है, क्योंकि पेंसिल का जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ महीने के बाद वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो जिसकी वजह से आगे चल के
कुछ दिनों के बाद वो जब हल्का होना शुरू हो जाएगा तो आपको वो दिखाई देना कम हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। तो इस वजह से मेरा सजेशन होगा कि आप पेंसिल का यूज़ ना करें, और साथ ही वो उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं होता है, अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता है। और साथ ही पेन का यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। बायोलॉजी के अंदर में वैसे भी ऐसा है कि आप जितने भी ज़्यादा कलर्स का यूज़ करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा नोट्स है या फिर जो आपका बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आप चाहें तो इन पेन्स की जगह पे कुछ हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल छूट है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाइलाइटर से बुक जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर पड़ता है, पढ़ने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो इसलिए आप मेरा सजेशन होगा कि आप पेन का यूज़ करें, और पेन के अंदर में भी ब्लू और ब्लैक को यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ग्रीन और रेड का यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं और हमारी आंखों को ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें चीज़ों को पॉइंट को अंडरलाइन करने में और हाईलाइट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठें तो एक नोटबुक अपने साथ ज़रूर रखें और चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural and anthropogenic extinction। तो आप जब भी एक सेंटेंस पढ़ें, एक चीज़ों को आप 2 बार 3 बार पढ़ें और उसको समझते चलें, आप उसको ट्रांसलेट करते चलें अपने मन में और उस चीज़ को समझते चलें कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर आपको वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो आप उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको साथ साथ अंडरलाइन करते चलें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसी मतलब जनरल सी बातें अभी कही जा रही हैं, उस चीज़ के लिए बारे में अभी इनिशियल्स अगर बनाए जा रहे हैं तो आप उसको वैसे छोड़ के फिर आगे बढ़ते चलें। तो यहाँ पर क्या है कि पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप इसको पढ़ते चलें और साथ साथ में जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी वो आप उसको अंडरलाइन करते चलें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहेंस्ड। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे पढ़ते चलें और उसमें से जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप मार्क करते चलें। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और का बुक ले लें एनसीईआरटी की जिसने ऐसा कर रखा है। ये वीडियो बताने के बाद क्या होगा कि कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि यार किसी और ने भी तो ये एनसीईआरटी में काम करा हुआ है, हम उठा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक चीज़ जो है हम इसको पर्सनलाइज़ कर रहे हैं, हम इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं, और जो कि हर एक के लिए अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा हो वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना लगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद जब भी आप पढ़ें, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये पोर्शन जो है ये पढ़ना बिल्कुल इसको कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगता है कि हम इस यूनिट के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को इंक्लूड किया गया है। तो इस चारों यूनिट के अंदर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका ओवरव्यू क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते चलें। साथ ही अगर आप चाहें तो यहीं पे इस यूनिट का क्या वेटेज है, आप यहाँ पर पेन से जो भी चीज़ें होती हैं आप इसको पेन से बिल्कुल स्क्रैच से आप बिल्कुल यहाँ पर लिखते चलें। जैसे यूनिट 6 के अंदर में सबसे पहले आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लिख सकते हैं 14 मार्क्स, ताकि आप जब भी ये पढ़ाई करें तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रहे कि नहीं इस ये जो यूनिट है उसका वेटेज इतना है 14 मार्क्स का, और इस वजह से हमको सीरियसली आगे पढ़ाई करनी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम हम नोटबुक के अंदर में उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर में 2 यूनिट 2 टॉपिक के अंदर में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हो रहा। हम इस चीज़ को यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, ये इनिशियल इंट्रोडक्शन टाइप हो जाता है यहाँ पे, और फिर आ जाता है हमारे यहाँ से 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अपना, और फिर यहाँ पर आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो खैर यहाँ से आपको पढ़ते हुए चलना है, और फिर हमें करना ये है कि ये एक एक लाइन को हम पढ़ते चलेंगे, और अगेन वही तरीका वही है कि आप एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते चलेंगे जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी। साथ में मैंने आपको बताया कि आपको अपने साथ एक नोटबुक रखना है, और उस नोटबुक के अंदर में आपको क्या कुछ चीज़ें अंडरलाइन करते हुए चलनी है, किन किन चीज़ों को मेंशन करते हुए चलना है, उस नोटबुक में क्या कुछ चीज़ें आपको लिखते हुए चलना है, तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो चीज़ें होंगी एब्रिविएशंस जितने भी होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि SMC स्पोर मदर सेल, तो ये आपसे कई बार यहाँ पर बुक के अंदर में वो इट्स एब्रिविएटेड फॉर्म का यूज़ किया गया होता है, तो आप उस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे और साथ में नोटबुक के अंदर में उसको आप लिखते चलेंगे कि अच्छा ये SMC आया, हम इस SMC को अंडरलाइन कर लेते हैं और नोटबुक में लिख लेते हैं। उसके अलावा आपको क्या अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करने हैं फैक्ट्स।
फैक्ट्स जैसे कि जो भी डेटा लिखा हुआ होता है आपको डिजिटल फॉर्म में, वो फैक्ट्स आपको ज़रूर से आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है द साइज ऑफ कैरट क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स के नाम आए हुए हैं, तो आपको इन्हीं के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के नाम ध्यान में रखने हैं, एब्रिविएशंस ऑर्गेनिजम्स याद रखिएगा कि ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी भी बात हो रही है, मैंगो ट्री या पीपल ट्री, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बनेंगे। तो आप ऑर्गेनिज्म के नाम ध्यान में रखेंगे। उस ऑर्गेनिज्म के नाम के अलावा आपको जितने भी ईयर आपसे पूछे जाएंगे, आप उस ईयर का नाम याद रखेंगे। उस ईयर के साथ साइंटिस्ट का नाम अक्सर जुड़ा हुआ होता है कि इस ईयर के अंदर में जो कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, वो सारी चीज़ें। तो आप साइंटिस्ट और ईयर के नाम अलग से, ये सब नोटबुक के अंदर में आप अलग अलग 4 पेज बना लेंगे कि ईयर के नाम और उसके साथ साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट, ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल के अंदर में लिस्ट की चैप्टर 1 आपने चैप्टर 1 आपने हेडिंग दे दिया और फिर उस चैप्टर 1 के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम आ रहे हैं वो आप लिखते चलेंगे। उसकी आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी और साथ ही एब्रिविएशंस भी चैप्टर के नेम के साथ आप लिखते चलेंगे। उसके अलावा जितने भी आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए कि एब्रिविएशंस हो गया आपका, साइंटिस्ट के नाम हो गया, ईयर हो गया और ऑर्गेनिज्म के नेम हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल आपके आते हैं अलग से, उन एग्जाम्पल्स को भी आप साथ साथ लिखते चलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहें, बहुत सारे टर्म्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइफ स्पैन की डेफिनेशन दी हुई है, तो आप लाइफ स्पैन की डेफिनेशन चाहें तो आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन भी आप चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम आगे थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि डेफिनेशन के अलावा हम और क्या कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टिकी पेपर्स आते हैं, अगर आपको स्टिकी पेपर पता हो, स्टिकी नोट्स, तो वो कुछ इस तरीके के स्टिकी नोट्स होते हैं। आपको इन स्टिकी नोट्स का यूज़ करना है, आपको मार्केट में काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाएगा ये, और आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि सिर्फ उखाड़ना है और साथ ही आपको इस पेज पे अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हुई हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन जो है वो यहीं पे साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप बुक पलट रहे होंगे और जब आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाएंगी और ये काफ़ी मतलब आप रीयूजेबल होता है। आप यहाँ से उखाड़ के आप कहीं पे भी दूसरी बार में फिर से चिपका सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है और काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और चीज़ों को आप अच्छे तरीके से आप इस चैप्टर को यूज़ कर पाते हैं। तो आप मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इन स्टिकी नोट्स का ज़रूर यूज़ करें और साथ ही ये स्टिकी नोट्स भी जो हैं वो अलग अलग कलर में आते हैं, तो आप उस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद बीच बीच में एक चीज़ का ध्यान रखें कि बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ऑर्गेनिज्म के बारे में बात पूछी जा रही है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, ये सब एक जैसे होंगे या अलग होंगे। तो आप इनको भी मार्क करते हुए चलें और ये सब भी ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये सारे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और ये हर एक पेज में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएगा इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई डू यू से सो, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने NCERT के इंटेक्स वाले क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा और आई बटन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा उसकी भी वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद जब आप इस चीज़ का आप यूज़ कर चुके होते हैं, क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन को आप पढ़ें और उसके आंसर जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप ये चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है और इस तरीके से मैं पढ़ता चलता हूँ। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं पर आप क्वेश्चन लिखें, पेन से ही आपके अगर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप उसको साथ साथ में यहाँ पर मेंशन करते हुए चलें। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, अभी मैं डायग्राम की बात नहीं कर रहा, ये जब सारा का सारा चैप्टर आपका खत्म हो चुका होगा तो उसके बाद आपको पढ़ना है समरी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समरी को छोड़ देते हैं, समरी पढ़ना भूल जाते हैं, समरी को नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि ये समरी पढ़ के क्या होगा, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन नहीं, आप ध्यान रखिएगा बहुत सारी बातें जो हैं समरी के अंदर में वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट में नहीं लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो, और ये आपको पूरे यहाँ पर NCERT टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन प्रेजेंट इनसाइड द सीड, और इसका आंसर होगा एम्ब्रियो। आप पूरा बुक खोजते रह जाएंगे, इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही
तो समरी पढ़ें, और समरी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको उस पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है, और शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, काफ़ी ज़्यादा उस समय पे यूज़फुल होता है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है उसके लिए भी जल्द ही अगला वीडियो आपको मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स हम किस तरीके से बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है, क्यों हमको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में। और अब आ जाते हैं फिर फाइनली डायग्राम पे। इतना चीज़ जब आप कर चुके होंगे तो आप छोटे छोटे ये जितने भी डायग्राम्स हैं उन चीज़ों पर भी आप फोकस करें। कई बार चीज़ें जो हैं वो आपको डायग्राम के थ्रू आपको बता दी जाती हैं और टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ मिलता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर हम देखें तो ये अगेव, बलबिल ऑफ अगेव, यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है और एनसीईआरटी के अंदर में, बोर्ड एग्जाम के अंदर में इससे क्वेश्चन पूछा गया। ये डायग्राम दिया हुआ था और आपसे पूछा गया था कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको एग्जाम्पल याद था कि अगेव जो है वो बलबिल टाइप का स्टेम होता है और उससे ये प्रोपागेट करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, लेकिन उन्होंने कभी इस डायग्राम के ऊपर में फोकस ही नहीं किया था। उनको पता ही नहीं था कि अच्छा ये अगेव यही है, ठीक है। तो आप इन डायग्राम्स पर भी ज़रूर फोकस करें, और डायग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं हर एक चैप्टर के अंदर में, वो आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जब चैप्टर खत्म करने के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जब आप लास्ट में फाइनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार पिछले कुछ ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप उनसे उस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। तो आप इन डायग्राम्स पर भी ध्यान दें, और डायग्राम्स ही नहीं, डायग्राम के साथ साथ उस डायग्राम की जो लेवलिंग की हुई है वो जरूर पढ़ें कि उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपके लिए एक ग्रंथ की तरह है और आपको इसकी हर एक लाइन पे फोकस करना है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। हर बार क्वेश्चन यही आप अपने आप से पूछे कि ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है। अच्छा ये छोटी सी चीज़ एडवेंटिशियस बर्ड, अच्छा ये होता है क्या। और कई बार आपसे यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा, ये डी दिया हुआ होगा ब्रायोफिलम, और यहाँ पर आपको ये लेवल करके ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से ये हटा दिया जाएगा एडवेंटिशियस बर्ड, लिखा होगा ए, और लिखेगा कि नेम ए, कि आपको इस यहाँ पर जो ए है वो क्या है, आप नाम बताइए। एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये आपका छूट जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आपको डायग्राम को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है। अब डायग्राम को आप फॉलो कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ये कर चुके होंगे, इतना सब कुछ पढ़ चुके होंगे, समरी पढ़ चुके होंगे, तो समरी के बाद फिर बारी आती है डायग्राम की। और आप क्या करेंगे कि जैसे आपने एक नोटबुक जो बनाया हुआ है, उस नोटबुक के अंदर में सारे के सारे डायग्राम्स को आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप बना लें। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारा अभी सिलेबस होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो इतने सारे सब्जेक्ट करने होते हैं। तो आप क्या करें कि आप एक टाइम रखें फिक्स कि संडे का संडे जो होगा उस दिन मेरा सिर्फ डायग्राम का होगा। मैंने क्या करना है कि ये चैप्टर उठाना है और उसमें से जो जो डायग्राम आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो वो डायग्राम मुझे बनाकर वो ट्राई करना है। हालांकि चैप्टर फर्स्ट की बात नहीं कर रहे, चैप्टर फर्स्ट के अंदर में आपको डायग्राम नहीं आता है, लेकिन जैसे ये चैप्टर सेकंड का है और चैप्टर सेकंड के अंदर में ये तीनों डायग्राम पूछे गए हैं, कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लें, ये तीनों ही डायग्राम जो हैं वो बार बार लगातार हर बार पूछे गए हैं, और ये तीनों डायग्राम आपको बनाने को आता है। तो ये तीनों डायग्राम आपको बना के प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये डायग्राम्स आपको बनाने होंगे। और कब बनाने हैं, डेली नहीं बनाना, आपको संडे के संडे आप एक दिन बैठेंगे और देख देख कर बस आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाना है, तो डायग्राम बनाते वक्त आप क्या करेंगे, पेन का यूज़ करेंगे। याद रखेंगे कभी भी कॉपी के अंदर में जब भी आप डायग्राम बनाएं तो डायग्राम को आप पेन से ही बनाएं। डायग्राम को आपको हमेशा पेन से बनाना है। रीज़न क्या है, डायग्राम को आप पेन से क्यों बनाएंगे। हम तो अभी तक सुनते आ रहे हैं बचपन से कि डायग्राम को पेंसिल से बनाना होता है। डायग्राम को पेंसिल से बनाना होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम के अंदर में आपको डायग्राम किस चीज़ से बनाना है, पेंसिल से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, और साथ ही वहाँ पर अगर गलती होती है तो आपको वहाँ पर सुधारने का मौका मिल जाता है। सिर्फ यही रीज़न होता है, बाकी और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एग्जाम के अंदर में आपको पेंसिल से बनाना है। लेकिन नोटबुक के अंदर में डायग्राम अगर आप पेन से बनाते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा ये होगा कि पहली बार में आपका डायग्राम गलत बनेगा, आपको गोल सा बनाना था कुछ और बिल्कुल ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा बन जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप पहले चैप्टर में गलती करेंगे, सेकंड में गलती करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपके 2-4-6 महीने जब निकल चुके होंगे, अगर आप ये 11th से प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपको 12th में आते आते ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनने लग जाता है। आपको पता होता है कि डायग्राम को कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पर खत्म करना है। तो पेन से डायग्राम बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका डायग्राम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट बनना शुरू हो जाता है, एक बार में ही पूरा का पूरा बन जाता है, गलती नहीं होती है। दूसरा फायदा यहाँ पर ये होता है कि हम उसमें कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल डायग्राम हम बना सकते हैं। और कलरफुल डायग्राम जब होता है तो हमको ज़्यादा लंबे समय तक याद होता है, याद रह जाता है ना। हम उसके अलग अलग शेड को अलग अलग कलर से लेवल कर सकते हैं और उसके अंदर में हम पेन से लेवलिंग कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जब आप डायग्राम को पेन से बनाते हैं तो वो जब आप लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जब आप अपनी नोटबुक उठाते हैं तो वो मिटता नहीं है। अगर आप पेंसिल से बना देते हैं आज डायग्राम और 6 महीने के बाद जब आप उस डायग्राम को देखते हैं तो वो पेंसिल से बना हुआ डायग्राम जो है वो बिल्कुल ही डल हो चुका होता है, वो दिखाई नहीं देता और वो उतना अच्छा नज़र नहीं आता है, हमको उतने अच्छे तरीके से चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो हमारी आंखों को ना कलर्स अट्रैक्ट करते हैं,
तो हमें क्या करना है कि यही, इसीलिए मैं बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि आपको कलर पेन्स का यूज़ करना है। आप नोट मेकिंग के टाइम पर, आप एनसीईआरटी पढ़ें तब, या फिर आप जब डायग्राम बनाएं तो डायग्राम पेन से बनाने के 3 फायदे मैंने आपको बताए कि सबसे पहली बात कि आपका डायग्राम परफेक्ट हो जाता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो हम उसमें कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा फायदा ये होता है कि वो टाइम के साथ मिटता नहीं है और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम डायग्राम परफेक्टली बनाना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका एग्जाम में टाइम बचता है। तो आप पेन से डायग्राम बनाने की कोशिश करें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है अलग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर में, और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अब हम यहाँ से अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर में। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। भले ही वो आपको क्वेश्चन कितना भी सिली लगता हो, आपको लगता हो कि यार ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है मेरे लिए, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको क्यों नोटबुक के अंदर में इसको लिख के और अपना पेज भी ऐसा वेस्ट करूँ और टाइम भी वेस्ट करूँ। तो आप इस चीज़ पर ना ध्यान दें ऐसा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या ऐसा कुछ भी, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को लिखते हैं तो पहली बात कि लिखने का आपको फ़ायदा होता है ये कि आपकी स्पेलिंग जो है वो सुधर जाती है, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो जाता है, आपको सेंटेंस मेकिंग पता चलता है कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, किस तरीके से आप लिखेंगे कि मार्क्स मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको आंसर सारा का सारा आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, हमको चूंकि लिखने का ही नंबर मिलना है वहाँ पर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक को वहाँ के लिए हम तैयार नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है चलो एग्जाम में गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। वहाँ पर हमको परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं तो परफेक्ट आंसर लिखना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा कि आपको परफेक्ट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अभी से ही सारे के सारे एक्सरसाइज के आप एक कॉपी बना लें, वहाँ पर एक्सरसाइज चैप्टर 1 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज वहाँ पर लिख के, और उसमें आप इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर जब आपका एक्सरसाइज हो जाता है, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन लिखते चलें, भले वो कितना भी सिली सा क्वेश्चन हो। एक और फायदा होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन का आंसर लिखने से कि वहाँ पर आपको स्पेलिंग का आपको ध्यान नहीं रखना होता है। जैसे कि एक काफ़ी आसान सी स्पेलिंग होती है ओवीपैरस। अभी आप ये जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आपको 10 बार भी ओवीपैरस आपके सामने से गुजरा होगा, आपको बार बार पता होगा अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर तो ओवीपैरस होगा, हमें पता है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और आपको ओवीपैरस की स्पेलिंग गलत होने लग जाती है, आपको खुद ही नहीं पता चलता यार कि ओवीपैरस की स्पेलिंग कैसे गलत हो सकती है। हालांकि ऐसा पहले रूल था कि स्पेलिंग मिस्टेक पर मार्क्स कट जाते थे, अब नहीं कटता है, लेकिन वो भी तब नहीं कटेगा जब आप मतलब गलत जो है उतना ज़्यादा अगर छोटी मोटी गलती करते हैं, तो अगर आप बड़ी गलती कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक पर कट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में भी कैसे कॉपी चेक होती है, किस पर मार्क्स कटते हैं नहीं कटते हैं, उस पर भी आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगा काफ़ी टाइम बाद, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों को आज चलिए मैं आज आपको एक टेस्ट देता हूँ, आप मोनोसियस लिख कर बताना, ठीक है, खुद से कि मोनोसियस अभी ना देखे, अभी तक आपके ध्यान में था, आप इतने दिन से अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, और काफ़ी सिंपल सा है, मोनोसियस और डायोसियस हमने पढ़ा है, आपके नज़र के सामने से कितनी बार ये मोनोसियस और डायोसियस वर्ड गुजरा है। ईमानदारी से, अगर आप खुद के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, आपको पता चलना चाहिए, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको खुद के प्रति ईमानदार होना। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आपको खुद सेल्फ ऑनेस्टी अगर आपके अंदर में नहीं होगी, तो आपको खुद ही नहीं पता चल पाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप देखकर आज तो लिख लोगे, लेकिन मेन एग्जाम में क्या करोगे। तो आप जानबूझकर, अगर आप जब कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई लड़का दिखाता भी है कि भाई देख ले यहाँ से आंसर मिल जाएगा, तो आप उसको मना करें कि नहीं, मुझे मेरा बेटरमेंट चाहता हूँ, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। तो ऐसा नहीं कि आप आज आंसर देखकर लिख लेंगे, लेकिन फिर आपको जाके वही आगे आपका ही नुकसान करेगा। तो मोनोसियस की और डायोसियस की स्पेलिंग आप खुद से लिखकर देखें और फिर देखें मिलाएं कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो मोनोसियस की स्पेलिंग जो है वो ये होती है MONOECIOUS। अब ये स्पेलिंग आपके नज़र के सामने से कितनी बार गुजरा होगा, लेकिन अगर आप अभी जितने भी बच्चे आपने लिखे हैं, अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता चला होगा कि उसमें से बहुत सारे बच्चों के आपके एक बार तो हिचकिचाहट हुई ही होगी कि अरे यार पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया, और आपको आसान लग रहा होगा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं आता है स्पेलिंग। अगर आप चाहें तो आज आप खुद से अभी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की स्पेलिंग लिखकर देखें, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और फिर आप उसको मैच करें बुक से, देखें कितने लोगों का सही होता है, और फिर बताएं कि हाँ मोनोसियस, डायोसियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इन तीनों की स्पेलिंग किनकी सही थी, कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं होगा आपसे, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। खुद को गलत साबित करने में, खुद को आपको गलत प्रूव करने में, खुद के कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है, उसमें पीछे ना हो। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप खुश हों कि ताकि चलो आज गलती हो गई, बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए। आपके एग्जाम में कम नंबर आते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि यार आज कम नंबर आ गए, आप आज आपने ये मिस्टेक करी है, बहुत खुशी की बात है। अगर सोचो कि इस बात पर अगर
उस दिन आपने फोकस नहीं किया होता और ये गलती आपके मेन एग्जाम में अगर हो जाती तो क्या होता। तो आपको खुश होना चाहिए कि यार गलती पहले ही मिल गई मुझे। गलती पे आपको रोना नहीं है कि हाँ यार गलत हो रहा है। कुछ बच्चे गलत होने की वजह से क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत होने की वजह से एग्जाम हॉल के अंदर में कई बच्चे टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं अपीयर होते हैं, है ना। एग्जाम हॉल में गलती हो जाती है, गलती ना हो जाए तो इसलिए चोरी करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है सर मेन एग्जाम में हम लोग लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि गलती हो जाएगी तो लड़के हैं तो लड़कों, लड़कियाँ हैं तो लड़कों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, लड़की हैं तो लड़कों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरीके का ये सारे मन में रहता है। तो आप प्लीज़ इन सभी चीज़ों से दूर हो जाएं। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मार्क्स लाने हैं। गलती आज होगी तो ही आपको आगे जाकर सुधार होगा आप में। अगर ये चीज़ अगर आप आज से ही अगर आप शर्माते रहेंगे, और यार बेइज्जती और उसकी कोई भी बात नहीं होती है। कोई भी यहाँ पर आपके साथ बैठ के कोई आइंस्टाइन नहीं पढ़ रहा है, कोई एरिस्टोटल नहीं पढ़ रहा है आपके बगल में कि हाँ उसके तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको तो बायोलॉजी सब आता है, फिजिक्स सारा आता है, ठीक है। उसने भी गलतियाँ करी हैं, भले ही कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो। और अगर काफ़ी बड़ा टॉपर है तो फिर टीचर के पास भेज दो, टीचर के पास तो सभी बराबर ही हैं, है ना। तो और गलती क्या होती है, कितने दिन याद रहता है आपकी गलती जो है वो कितने दिन याद रहती है। याद करो आप जब 5-6 क्लास में थे उस समय भी आपने कोई गलती करी होगी। आज याद है क्या? आज आपके साथ बैठने वाला, बगल में बैठने वाला लड़का लड़के की कौन सी बेइज्जती हुई थी 4 क्लास में, आपको याद है? याद भी नहीं होगी। तो यार क्यों उस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो एक बार मैं जल्दी से क्विक रिकॉल कर देता हूँ आपको किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आपको ये मानकर चलना है कि एनसीईआरटी के ऊपर में आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आप एनसीईआरटी के अंदर में ही मेंशन करते हुए चलेंगे। आप एक अपने साथ पेन रखेंगे, 2 कलर की पेन रखें, सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रेड से मार्क कर लें, या आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, लेकिन कलरफुल पेन का आप यूज़ करें, ठीक है। आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं, सॉरी पेशेंस के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक एक लाइन को पढ़ना है, उसको समझते हुए चलना है, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अंडरलाइन करना है। जो आपको लगे कि नहीं ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको आप क्या करें कि बुक अपनी कॉपी में लिख लें। जितना भी डेटा होता है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर में नोट करते हुए चलना है। एब्रिविएशन जितने भी आते हैं वो आपको लिखते हुए चलना है। ऑर्गेनिज्म के नाम जितने भी आते हैं वो आपको लिखते हुए चलना है। साइंटिस्ट के नेम, ईयर का नेम, डेफिनेशन अगर आप चाहें तो वो सब आपको लिखते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। एग्जाम्पल को आपको अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिखने के बाद आप डायग्राम्स जो हैं वो आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे हर वीक के अंदर में एक बार। डायग्राम आपको बता दिया मैंने कि आपको डायग्राम कलरफुल पेन से बनाना है। कलरफुल पेन से डायग्राम बनाने का फायदा ये होता है कि आपके डायग्राम जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नजर आता है और टाइम के साथ मिटता भी नहीं है। आप चाहें तो स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप इस पर भी छोटे छोटे डायग्राम्स बनाकर आप यहाँ पर साथ में चिपका सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। या फिर आप इसको डेफिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा जो है बीच बीच में कहीं पे होता है कि क्रो जो है ना 15 ईयर की लाइफ होती है, तो जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो लाइफ स्पैन वाले हैं वो आपको सारे नहीं याद करने हैं। तो आपको क्या करना है कि वो सारे नहीं याद करना है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करने की बजाय यहाँ पर एक लिस्ट बना के यहीं पे चिपका दें। या फिर जैसे, और आपको हाँ एक और बात कि डायग्राम जो है वो आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे और डायग्राम के अंदर में एक एक चीज़ों को आप हाईलाइट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते चलेंगे। जैसे अगर आप बच्चे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हों तो आपको मैं एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर 2 वर्ड दिया हुआ है, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। काफ़ी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, और ये जब एग्जाम में आता है तो आप चिल्लाते हो कि बाहर के सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जबकि आपके डायग्राम में ही था। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, यहाँ पर जो फिगर लिखा हुआ होता है इन चीज़ों पर आप फोकस करें। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट हाईलाइट करवाए हुए थे, तो वो 5 जो है वो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लें। या फिर आपका सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप यहाँ पर एक स्टिकी नोट चिपकाएं और यहाँ पर साथ साथ में आप लिख लें ह्यूमन का है 46, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का जो है वो हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये 5 लिख लें। जब आप पेज पलटेंगे तो आपको ये चार्ट याद करने के बजाय ये बस 5 देखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर भी फोकस करें, है ना। और उसके साथ साथ आपको इंटरनल जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स वाले क्वेश्चन, आप उन चीज़ों को आप एक बार जल्दी जल्दी अंडरलाइन करते चलेंगे। उन क्वेश्चन को आप मार्क कर दें कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद आपको लास्ट में पढ़नी है समरी। ये समरी पढ़ना है, और समरी पढ़ने के बाद आपको जिससे कि शॉर्ट नोट्स बनाने वगैरह में फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी रखनी है अलग से, ठीक है। एक अलग से आपकी कॉपी होगी जिसमें आपके सारे के सारे इंटेक्स वाले क्वेश्चन के आंसर होंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लेने के बाद अब आता है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी आप उसी के अंदर में लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन करने के बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और फिर आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हो कि हाँ इस चैप्टर के अंदर में कोई डाउट नहीं है।
अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं फिर भी कि हाँ यार इस चैप्टर के अंदर में डाउट हो गया है, तो आप वापस से इस चीज़ को रिपीट कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर पढ़ाई कैसे करनी है, उसके तरीका क्या होता है ना। ये तो हो गई कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए भी एक वीडियो जल्दी आ जाएगा आपके। अगर आपकी पढ़ाई अगर अच्छे से चल रही है बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई के अंदर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उन सबों के लिए भी वीडियोज़ जो हैं वो बारी बारी से आपको जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।